नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सवाल आए हैं कि इस करंट मार्केट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्या हमें अभी सब कुछ बेच देना चाहिए और जब मार्केट गिर जाएगा तब खरीद लेंगे। एक बार स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हमारी क्या होनी चाहिए। तो जो रीसेंट फॉल आया था उसमें कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि कोविड केसेस बढ़ गए थे, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस बता रहे हैं। देखिए, फैक्ट ये है कि हम बुल मार्केट में थे, मार्केट ओवरबॉट था, मार्केट के इस तरह के करेक्शंस, मार्केट फॉल, सीवियर करेक्शंस होते रहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट वहाँ से काफ़ी रिकवर भी हो गया है। तो जो फॉल आया था उसके रीजंस लार्जली टेक्निकल थे। इस तरह की करेक्शंस बुल मार्केट में नॉर्मल है, तो आपको बने रहना है मार्केट में। प्रॉफिट टेकिंग होती रहेगी मार्केट में, आपको मार्केट में बने रहना है। तो क्या हमें सेल करना चाहिए? नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप बने रहिए। अगर आपके पास कुछ पुअर क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जैसे कुछ स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स जो बहुत बढ़ गए हैं और उसमें कोई अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में, तो वो गिर सकते हैं, उनको आप डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है कि बहुत बढ़ गया है, तो उसको आप सेल करके कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ले सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म बुल रन में हैं, तो मार्केट में बने रहने से ही बड़ा पैसा बनेगा। तो अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप होल्ड करके रखिए, आप बने रहिए। तो अप ट्रेंड में आपके जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत तेजी से बढ़ जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हायर लेवल्स पे सेल कर दें और जब गिर जाएगा फिर से एंटर कर दें, ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होगा, तो ऐसा करने की कोशिश ना करें। एक सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों का बना है जो मर गए, जो स्टॉक्स लेके मर गए और उनके जो बच्चे थे उनको पता चला तो देखा कि स्टॉक्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। या जो भूल गए स्टॉक्स लेके और बाद में कोई पेपर्स नज़र आए या देखा कि यार ये तो स्टॉक्स मेरे पास हैं, तो उनका ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो हमें करेक्शन से डरना नहीं है, आप मार्केट में बने रहें। अगर आपके पास अच्छे बिजनेसेस हैं, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे जैसे प्रॉफिटेबल होगा, जैसे जैसे अर्निंग ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे आपके स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कोविड के केसेस या जियोपॉलिटिकल रीजंस, उसकी वजह से अगर आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो आपका बिजनेस सूनर और लेटर रिकवर कर जाएगा। तो आप बने रहें। अभी मार्केट के फेवर में ही हैं सारे फैक्टर्स। अगर आप देखें, फेड ने रेट्स को रिड्यूस करने की बात शुरू कर दी है, तो 2024 में हम 3 रेट कट्स देख सकते हैं। बीजेपी की स्टेट इलेक्शंस की जो विक्ट्री है, वो जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं उसके लिए क्लियर संकेत है कि बीजेपी पावर में आ सकती है। तो मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में काफ़ी बढ़ रहा है, तो अब एफआईआईज के जाने से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना पहले पड़ता था। तो रिटेल का काफ़ी सारे लोग तो अभी फोमो में हैं और वेट कर रहे हैं करेक्शन का। तो करेक्शंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। एफआईआईज की फ्लो अभी थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि हम हॉलीडे सीजन में एंटर कर रहे हैं, बट जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक से ऐसी उम्मीद है कि एफआईआई फ्लोज बढ़ सकते हैं। ओवरहीटेड आईपीओ मार्केट को कैसे प्ले करना है? अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए जिस भी आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हैं। मैं उन आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से कम है। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से घट जाता है, बट 30% एक काफ़ी अच्छा कुशन है अगर आप लास्ट डेट पे अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि T+2 में ही आजकल लिस्टिंग हो जाती है, तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से ऊपर है। जो रिसेंट आईपीओज आए हैं उसमें काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं, जैसे
आइनॉक्स एक अच्छी कंपनी थी, हैप्पी फोर्जिंग का अच्छा था, आज़ाद इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी कंपनी लग रही है। तो अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे भी हैं। तो और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर लिस्टिंग पे आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा लिस्टिंग हो गई है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप लिस्टिंग पे सेल भी कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि एट सम पॉइंट आप उसमें री एंटर कर पाएंगे, क्योंकि आजकल लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा लेवल्स पे हो रही है। लेकिन अगर आप कोई आईपीओ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए, तो लिस्टिंग के प्राइस को मत देखिए और उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो अभी के मार्केट में कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? फाइनेंशियल्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक को स्टडी कर सकते हैं, इसकी जो रिजल्ट्स रहे हैं काफ़ी स्टेलर रहे हैं। बजाज फाइनेंस को स्टडी कर सकते हैं, ये अभी भी अंडर वैल्यूड लग रहा है, कुछ सालों से इसने खास परफॉर्म नहीं किया है। टाइटन की ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली इंटैक्ट है, तो आप इन स्टॉक्स को जिनमें अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इनको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लार्ज कैप्स में देख रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप्स में इस वक्त एफआईआई फ्लोज की आने की उम्मीद है और लार्ज कैप्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना स्मॉल कैप या मिड कैप में है, तो आपका एलोकेशन लार्ज कैप्स में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप अंडर वैल्यूड लार्ज कैप स्टॉक्स देखें तो कई सारे निकल के आ जाएंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ये अच्छी कंपनीज हैं, इनकी देखिए, क्योंकि लार्ज कैप्स हैं, ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी स्मॉल कैप्स की होती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने पिछले 2-3 साल से कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो एक रैली आने की उम्मीद है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक्स आपको लंबे समय तक थोड़ा सा पेशेंस आपकी टेस्ट कर सकते हैं, बट दीज आर गुड कंपनीज, आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और आप अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, नियर टर्म के लिए देख रहे हैं तो इंटरेस्टिंग प्ले हो सकते हैं। केमिकल सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसे साइंस आ रहे हैं कि बॉटम आउट हो रहा है ये वाला सेक्टर। पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसमें रिसेंटली एक करेक्शन भी हुई है, तो पीआई इंडस्ट्रीज इस सेक्टर का लीडर है, आप इसको डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जो इजी मनी बननी थी मार्केट में वो ऑलरेडी बन चुकी है, अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी स्टॉक पिकिंग के लिए। तो इस वक्त स्मॉल कैप सेगमेंट में थोड़ा सा ओवरहीट होता नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप्स में ढूंढना स्टॉक्स को और भी मुश्किल होता जा रहा है। लार्ज कैप्स में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं। रीबैलेंसिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको लगातार करते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया था कि आपका 70% इक्विटी में रहेगा और 30% डेट में रहेगा, और रीसेंट बुल रन से अभी आपका इक्विटी में 80% हो गया है, तो आप कुछ बेच के डेट में मूव कर सकते हैं और अपने एसेट एलोकेशन को बनाए रख सकते हैं। अगर आपके कुछ स्मॉल कैप्स हैं जिसमें आपको अर्निंग विजिबिलिटी अनश्योर है, उससे आप निकल के कुछ लार्ज कैप्स जो अंडर वैल्यूड हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम और जिनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस या टाइटन, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। टाइटन अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, तो आप डेफिनेटली उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप डेट साइड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम ऑन है अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, और इसमें आपको गोल्ड के मार्केट रिटर्न्स के साथ साथ 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है हर साल। इसमें कोई टैक्स भी नहीं है मैच्योरिटी में। तो जो फर्स्ट सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड फंड था जो 8 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसने करीब 12% का रिटर्न दिया है, और ये एक हेज भी हो सकता है अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी ख़राब हो जाता है तो उस समय गोल्ड इंक्रीज कर जाता है, तो आपका 5 से 10% पोर्टफोलियो गोल्ड में रह सकता है। मुझे पर्सनली गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे लगता है मेटल ही है, अगर आप 10 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो वो 5 साल के बाद भी 10 ग्राम गोल्ड ही रहेगा।
और इसने अगर आप बहुत लंबे समय में देखें पिछले 50 साल में कैसा रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इक्विटीज़ में है, बट आप छोटा एलोकेशन कंसिडर कर सकते हैं उसमें। तो अभी अगर आप इंटरेस्ट रेट्स देखें तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो ये एक अच्छा समय हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपने पैसे को लॉक इन करने का। तो अगर आप एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं, इक्विटी में आपका बैलेंस थोड़ा ख़राब हो गया है, अगर आपने 70-30 का प्लान किया था, 70% इक्विटी और 30% डेट, और अभी 80% इक्विटी हो गया है, तो आप इक्विटी से डेट में मूव करना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय हो सकता है एफडीज में लगाने का, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स कम होने की बातें 2024 में स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमिडिएटली इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। बट ऐसा हो सकता है कि सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 से इंटरेस्ट रेट्स कम होना स्टार्ट हों, तो ये सही समय हो सकता है आपके लिए एफडी में लॉन्ग टर्म के लिए अपने डेट साइड का एलोकेशन बढ़ाने का। स्टेबल मनी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अगर आप एफडीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अगर स्टेबल मनी में जाएंगे तो आप डिफरेंट बैंक्स के एफडी रेट्स को कंपेयर कर पाएंगे। आपको बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलना है, और आपकी जो एफडी होती है वो बैंक के साथ डायरेक्टली होती है। जनरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं, और उनके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 5 लाख तक की आपकी इन्वेस्टमेंट इंश्योर्ड होती है आरबीआई से। तो अगर आप चाहें तो 5 लाख एक पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक में और 5 लाख एक दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इस तरह से आप एफडी कर सकते हैं। और क्योंकि स्टेबल मनी से करेंगे तो अगर आप तो आप देख भी सकते हैं कि आपके कहाँ पे कितना है, और अगर आपको विड्रॉ करना है कभी, तो आप स्टेबल मनी से ही विड्रॉ कर सकते हैं, या आप अपने बैंक से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। आपकी जो एफडी हो रही है वो डायरेक्टली बैंक के साथ हो रही है। तो स्टेबल मनी जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही कन्वीनियंट और 100% डिजिटल तरीके से आपको एफडी करने में हेल्प कर सकता है। कुछ एनबीएफसीज भी हैं वहाँ पर लिस्टेड जहाँ पे आप एफडी कर सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। वहाँ पे एफडी के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, बजाज फाइनेंस में एफडी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसका स्टॉक भी आप स्टडी कर सकते हैं, और अगर आप डेट साइड में करते हैं तो बजाज फाइनेंस के साथ फिक्स डिपॉजिट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टेबल मनी में अगर केवाईसी रिक्वायर्ड होता है एफडी के टाइम पे, तो वो आपका वीडियो केवाईसी हो जाता है, तो वो भी काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। अगर आप स्टेबल मनी से एफडी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उस लिंक से अपना एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद आप हमारे ईमेल एड्रेस जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे हमें बता सकते हैं कि आपने हमारे लिंक से किया है, तो हम आपको हमारी स्पेशल लर्निंग कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको रेगुलर लर्निंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में मिलती रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।